पापा, कार्तिक जी आए हैं। तो आने देना। तू इतनी बदहवास क्यों हुई जा रही? पापा, वे दीदी को पूछ रहे हैं। तो बता देना कि घर पर नहीं है, रिहर्सल पर गई है। मे आई कम इन? पापा जी, आई थिंक यू डोंट माइंड मी कमिंग इन। क्यों नहीं, क्यों नहीं बेटे। अब तो तुम्हारा अपना ही घर है। शिखा बेटे, अपने जीजा जी के लिए कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। दीदी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। इतना मना किया था कि आज रविवार है, कहीं मत जाइए, पर जहाँ माँ शॉपिंग के लिए बाहर निकली, ये भी घर से भाग ली। जानती जो है कि कुछ हो जाए तो संभालने के लिए शिका है ही। राम राम करके कॉलेज का सिल्वर जुबली फंक्शन समाप्त हुआ था। उसमें दीदी की विरहणी राधा खूब हिट हुई थी। उनके ससुराल वालों ने भी उनके नृत्य कौशल की सराहना की थी। पर बस उसके बाद माँ को धीरे से समझा दिया था कि अब वो किसी समारोह में भाग नहीं ले सकती। एक ही शहर का मामला था, इसलिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। बंदिश क्या यही एक थी? सगाई के बाद जैसे प्रतिबंधों का तांता लग गया था। पहनने ओढ़ने तक की आजादी नहीं रह गई थी। दीदी सचमुच कभी कभी इतना घबरा जाती कि कहती, क्या दुनिया में मेरे लिए एक ही घर रह गया था? माँ तब बड़े प्यार से समझाती, मन छोटा क्यों कर दिया पगली, तुझे कौन उनके साथ जिंदगी भर रहना है, थोड़े दिनों की तो बात है। तू तो अपने दूल्हे को देख, 7 जन्मों तक तपस्या करने के बाद ऐसा वर मिलता है। लड़का उन्होंने लाखों में एक ढूंढा था। लंबा ऊंचा कद, दमकता गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, M.Com फर्स्ट क्लास थे। स्टेट बैंक में ग्रेड 2 ऑफिसर थे। शहर में अपना मकान था। पिता रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर थे और IAS में सिलेक्ट हो जाने के बाद तो उनका पूरा व्यक्तित्व ही गरिमामय हो उठा था। उस दिन दीदी का रिश्ता लेकर पहुंचे थे ये लोग। उसी दिन कंपटीशन की लिस्ट निकली थी। बस उन लोगों ने इसे दीदी का ही शुभ शकुन मान लिया था और बात बड़ी आसानी से पक्की हो गई। ऐतराज करने का प्रश्न ही नहीं था। दीदी को बहू बनाने किसी भी परिवार को गर्व का ही अनुभव होता। अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन समझी जाती थी। दीदी नृत्य में प्रवीण तो थी ही, इंग्लिश में MA भी कर रही थी। मांग जरूर उन लोगों की कुछ ज्यादा लग रही थी, पर माँ कहती, अच्छे लड़के सड़क पर पड़े नहीं मिल जाते, खर्च तो करना पड़ता है। इतना रूप गुण लेकर आई है तो क्या किसी बाबू या मास्टर के घर में जाएगी? हीरा सोने में जड़ा हो तभी अच्छा लगता है, सोचती थी। दीदी एकदम पागल है। ऐसे पति के लिए मैं तो जीवन भर का कारावास स्वीकार कर लूं। चाय लेकर बाहर गई तब कार्तिक पापा से कह रहे थे, तो पापा जी, अब ये जिम्मेदारी आपकी रही। शहर में हमारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं। अगर वे कहीं जाती भी है तो शिखा या भाई को साथ ले लिया करे। ये अकेले आना जाना ठीक नहीं लगता। देखो बेटे, इस घर में किसी की कहीं आने जाने पर प्रतिबंध नहीं है। तुम्हारे घर आएगी रेखा तो तुम अपने साचे में ढाल लेना। इतना गुस्सा आया पापा पर। कार्तिक के जाते ही बरस पड़ी मैं। आखिर उनके सामने ये सब कहने की क्या जरूरत थी? क्या क्या छुपाएंगे बेटा, और कब तक छुपाएंगे? आखिर एक दिन उन्हें सब जान ही लेना है। हताश होके मैं मेज पे पढ़ने जैसे ही बैठी कि आंधी की तरह भाई कमरे में घुस आए। ए शिखा, 3-4 ग्लास शरबत तो बना झटपट। मैं मुंह बनाए उन्हें देखने लगी तो एकदम फट पड़े। क्यों, थोबड़ा क्यों लटका रखा है तुमने? घर में शरबत नहीं है, ये गिलास गायब है। बना तो रही हूँ पापा, आप तो बस एकदम सिर पर सवार हो जाते हैं। भाई अंदर आए तो चकित रह गए। इतना शाही सरंजाम। ये मेरे लिए तो हो नहीं सकता। कौन आया था? कार्तिक आए थे। उनके लिए तो पलक झपकते ही सारा सामान तैयार हो जाता है, और मेरे दोस्तों के लिए 2 ग्लास शरबत बनाने के लिए भी लोगों की जान निकल जाती है। रखे रहो, हम गन्ने का रस पी लेंगे, उसी लायक तो हम हैं। और वे सचमुच बाहर चले गए। हक्की बक्की सी मैं ट्रे की तरफ देखती रह गई। अजीब से होते जा रहे हैं भाई आजकल। कब किस बात का बुरा मान जाएंगे पता ही नहीं चलता। माँ तो अक्सर बाहर रहती है, दीदी कभी सामने पड़ती नहीं। बस मैं ही हाथ आती हूँ तो मुझ पर ही जब तक बरसते रहते हैं। जीवन में इतनी असफलताओं का मुंह देखा है उन्होंने, और उसके लिए माँ के इतने व्यंग वाण झेले हैं कि कभी कभी डर सा लगने लगता है कि कहीं कुछ कर ना बैठे। तभी माँ की तीखी आवाज सुनाई दी और मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो वे सड़क पर खड़ी टैक्सी का बिल चुका रही हैं। बाहर आके देखा तो एक बड़ा सा खोखा उनके पैरों के पास पड़ा है। रेखा कहाँ है? उसे बुला ले जरा। दीदी घर पर नहीं है। कहाँ चली गई है? उसे इतनी बार मना किया है कि इतवार को घर पर ही रहा करे। बेवकूफ है बिल्कुल। वे राजकुमार भी घर में नहीं होंगे। तुम्हारे पिताश्री तो हैं, उन्हीं को बुला लो। पापा और मैंने बड़ी मुश्किल से वो खोखा उठाकर भीतर रखा। इतना सारा क्या लाई है माँ? डिनर सेट है स्टील का, जिंदगी भर की फुर्सत हो जाएगी। ये रेखा कहाँ गई है? वो आजकल भरतनाट्यम सीख रही हैं। हफ्ते में 3 दिन जाना पड़ता है।
भरतनाट्यम कब से सीख रही है? कौन सिखा रहा है? किससे पूछकर सीख रही है? परेशानी की बात नहीं है माँ, पद्मनाभ की बहन 2-3 महीने के लिए आई हुई है तो दीदी अपना पुराना शौक पूरा कर रही हैं। वहाँ कोई फीस थोड़ी ही देनी पड़ती है। फीस ना देनी पड़े तो माँ के पूछने की जरूरत नहीं है। पैसे कमाने की मशीन जो हूँ, मुझसे और कोई रिश्ता थोड़े ही है तुम लोगों का। और ये सज्जन घर में बैठे बैठे इतना भी नहीं देख सकते कि लड़की कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। और माँ उसके बाद जो शुरू हुई तो घंटे भर तक बंद ही नहीं हुई। अगर माँ पहले वाली माँ होती तो मैं उनके गले में दोनों बाहें डालकर कहती, इतना नाराज क्यों होती है माँ? दीदी को अब यहाँ रहना ही कितने दिन है, उन्हें थोड़ी मनमानी कर लेने दो ना, फिर तो चार दीवारी में बंद होना ही है। पर माँ आजकल इतनी अजनबी सी लगती है, उनसे तो बल्कि पापा ज्यादा अपने लगते हैं। खासकर उस दिन तो पापा बहुत ही अपने लगे थे, जिस दिन माँ पहली बार नौकरी पर गई थी। विनोद कंस्ट्रक्शन में पापा की अच्छी वाली नौकरी थी, गुजारे लायक मिल ही जाता था। पर माँ को संतोष नहीं था। सोचती थी कंपनी वाले पापा की प्रतिभा का फायदा तो उठा रहे हैं, पर ठीक से मुआवजा नहीं दे रहे। माँ की जिद के कारण पापा को आखिर नौकरी छोड़नी पड़ी। पापा के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, हिसाब किताब की क्षमता थी, पर प्राइवेट बिजनेस में इतने से नहीं चलता। चार लोगों से मेल मुलाकात चाहिए, गट्स चाहिए, डेयरिंग चाहिए और चाहिए पूंजी। पापा यही मात खा गए थे और घर में असंतोष की पहली चिंगारी तभी फूटी थी। तब तो ये सब जानने की उम्र नहीं थी। तब तो यही समझी थी कि पापा की नौकरी चली गई है, इसलिए माँ को नौकरी करनी पड़ रही है। दूसरे दिन भी पापा ने ही दरवाजा खोला था। भाई ने धीरे से कहा था, पापा अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, अपने आप खा लेंगे, आप इतनी दूर मत आया कीजिए। ना बेटे, स्कूल से लौटकर अपने आप खाना खाने में कितना दुख होता है, इसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी तो खैर मजबूरी थी, पिता का साया सर पर नहीं था, पर तुम्हें ये दुख क्यों दूं? दादी माँ को मैंने देखा नहीं। भाई के जन्म के कुछ दिन बाद चली गई थी। बुआ तो शायद बहुत पहले बचपन में ही चली गई थी। उन दिनों में अपना एक पैर तुड़वाकर बिस्तर पे कैद हो गई थी। माँ ने 15-20 दिन की छुट्टी ले ली थी। ज्यादा छुट्टी लेना संभव भी नहीं था। खिड़की के पास लगे बिस्तर पर बैठकर मैं हसरत से सड़क का नजारा देखा करती। कैलेंडर को देखकर प्लास्टर खुलने का दिन गिना करती। तब पापा अवतरीण हुए थे, दोस्त बनकर। अपने साथ वे ढेर सारी पत्रिकाएं ले आते, उनमें फिल्में भी होती, बच्चों वाली भी। कहते इनसे मन हल्का रहता है। पढ़ पढ़ कर बोर हो जाती मैं तो पापा के साथ बैठकर रमी, लूडो या सांप सीढ़ी भी खेलते। शतरंज मैंने उन्हीं दिनों सीखा। खेलते खेलते हम लोग ऊब जाते तो कॉफी या बॉर्नविटा बना लाते। फिर हम दोनों आमने सामने बैठकर सिर्फ बातें करते। पापा तब अपने बचपन की बातें करते, बचपन जिसे उन्होंने मखमली डिबिया में बंद करके मन के तहखाने में डाल दिया था। ऐसे ही भावुक क्षणों में उन्होंने बुआ जी की कहानी मुझे सुनाई थी और कहा था, जानती हो बेटे, इसलिए तुम लोगों को पल भर भी छोड़ने का मेरा मन नहीं होता। तुम लोग अभी ना समझ हो, पर तुम्हारी माँ को सब समझाना कितना कठिन है। माँ का 7-8 भाई बहनों का लंबा चौड़ा परिवार था। उस मध्यम वर्गीय परिवेश में संभव ही नहीं था कि सारी इच्छाएं, सारे शौक पूरे होते। समय से शादी हो गई, यही बहुत था। बचपन की सारी अतृप्त इच्छाएं माँ के मन में एक चिरंतन आक्रोश भर गई थी। अपने वर्तमान से भी वे कभी खुश नहीं रही। सुनहरे भविष्य के लिए उनका असीम आग्रह पारिवारिक जीवन को नरक बनाने पर तुला हुआ था। उन दिनों पापा मेरी बीमारी के कारण दिन भर घर में बैठे रहते। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में झड़प हो जाती। वे कहती, इसका बहाना लेकर आप कब तक घर में बैठे रहेंगे? मैं यहाँ वहाँ से क्लाइंट्स जुटा कर भेजती हूँ तो आपके दफ्तर में ताला पड़ा रहता है। लापरवाही की भी हद होती है। क्रम से 4 घंटे तो वहाँ बैठा कीजिए, बेकार में हर महीने तक किराया जा रहा है। पापा ने उस समय तो कोई उत्तर नहीं दिया, पर दूसरे ही दिन उन्होंने ऑफिस हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारा सामान घर ले आए। बरामदे में एक पार्टीशन लगवाकर बोर्ड टांग दिया। माँ सिर पीट कर रह गई। माँ के लिए भुनभुनाते रहने का जैसे एक स्थायी कारण जुट गया। रोज की चकचक से हम लोगों में इतनी दहशत भर गई कि संगी साथियों को घर बुलाना ही छोड़ दिया था। भाई उस साल पहली बार फेल हुए थे। तभी अचानक संगीत की स्वर लहरियां मुझे हौले से आकर जगा गईं। अभी तो सुबह भी नहीं हुई थी, पर देखा दीदी अपने 2-in-1 को हृदय से लगाए निस्पंद पड़ी हैं। संगीत मुझे भी अच्छा लगता है। समय समय से मैंने दीदी से पूछा, फिर किसी प्रोग्राम का चक्कर तो नहीं है? कार्तिक जी मना कर गए हैं। प्रोग्राम के लिए मना किया है, सीखने पर कोई बंदिश तो नहीं है?
लेकिन व्यर्थ में करने से लाभ क्या है दीदी? नृत्य चार दीवारी में रखने की विद्या तो नहीं है, चार दीवारी में बंद रहने की अभी कसम तो नहीं ली है मैंने। उसके सीखने में भी एक आनंद है शिखा। दीदी की मुंदी पलकों पर इस समय भी कुछ बूंदे चमक रही थी। शायद वे लौट गई थी अपनी विरहनी राधा की भूमिका में। ही इज एन एंजल रियली। कौन? यही पद्मनाभ। कभी कभी मुझे लगता है शिखी कि कोई शापग्रस्त गंधर्व भी मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गया है। वो भी शायद यही सोचता हो। क्या यही कि कोई शापग्रस्त अप्सरा उसके सुरों पर थिरकने के लिए धरती पर आ गई है? सच तू भी यही सोचती है? उस दिन पद्मनाभ भी यही बात कह रहा था। दीदी कहीं तुम इमोशनली इन्वॉल्व तो नहीं हो? पता नहीं शिखा, पर मैं इतना जानती हूँ कि ये व्यक्ति मेरे हर कदम पर फूल की तरह बिछ जाना चाहता है। और एक तुम्हारे कार्तिक है। तुम्हें नहीं लगता शिखा कि माँ अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए मेरी बलि दे रही है? माँ की बात छोड़ो दीदी, तुम अपने मन का पता करो। तुमसे बिना पूछे तो कुछ नहीं हुआ है। यही तो, कभी कभी अपना ही मन कैसे पहेली बन जाता है। सगाई से पहले मैं जानती ही नहीं थी कि मेरे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है। ये क्या कह रही हो दीदी? कहीं माँ ने सुन लिया और मेरी आंखों के सामने माँ का उस दिन का तांडव घूम गया। दीदी को चाहे अपने मन की बात बहुत बाद में पता चली हो, पर लगता है माँ ने उसका मन बहुत पहले ही पढ़ लिया था। तभी तो वो इतनी व्यग्र हो उठी थी। नहीं तो हम लोगों के कहीं आने जाने को लेकर कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की। उनका अपना बचपन बहुत सी बंदिशों में बीता था। पर दीदी की सगाई के साथ उनके मन में छुपी बैठी परंपरावादी माँ बाहर आ गई थी। एक बात कहूँ दीदी, पद्मनाभ इज नो मैच फॉर कार्तिक। उन दोनों की कोई तुलना नहीं है। तुलना कर भी कौन रहा है? ये तो अपनी अपनी पसंद है। फिर भी एक बात कहूंगी, पद्मनाभ पति के रूप में तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। क्यों? तुम्हारे स्नेह दान से, तुम्हारे रूप की गरिमा से वो इतना विभूत हो जाएगा कि कभी तुम पर अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा। बहुत प्यारा लड़का है पद्मनाभ, पर देखना उसके इस बिना शर्त समर्पण से तुम बहुत ही जल्दी उब जाओगी। लगता है काफी रिसर्च कर रखी है तुमने इस विषय पर। रिसर्च करने जैसा इसमें है ही क्या? अपने आसपास आंखें खोलकर देख लो, समझ जाओगी। अच्छा तो शिखा जी, लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आदर्श पति की परिभाषा क्या है? आदर्श पति वो है जो अपनी पत्नी से हाथ भर ऊंचा हो और उसे सदा अपनी नाक के नीचे रखे। प्यार में हो या तकरार में उसका पलड़ा सदा भारी रहे। अपने समर्थ कंधों पर वो पत्नी की सुरक्षा का, सुख सुविधा का, भरण पोषण का भार उठा सके। जो बस 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 समझ गई, तुम्हारा ये आदर्श पति ठीक कार्तिक का हम शक्ल है और तुम दोनों एकदम 16वीं सदी से चले आ रहे हो। तुम दोनों? दीदी ने अनजाने ही कह दिया था, पर मन में जैसे जल तरंग बज उठा। कल्पना में अपने को कार्तिक के बगल में खड़ा करके देखा और दूसरे ही क्षण सारा संगीत थम गया। दीपावलियां बुझ गईं। दीदी के सामने अपनी ढेरों विसंगतियां याद आने लगी और हल्का सा मौज खाता अपना दाहिना पांव भी। कॉलेज से लौटी तो देखा घर में खूब हंगामा मचा हुआ। माँ दफ्तर से असमय लौट आई थी और भाई और दीदी के साथ जमकर बहस हो रही थी। दीदी के मौसेरे जेठ मॉस्को से आए हुए थे। उनके साथ उनकी रूसी पत्नी भी थी। दोनों दीदी को देखने को उत्सुक थे। शाम को सब लोग आ रहे थे। मेरा अच्छा खासा तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। हर दूसरे दिन कोई चला आ रहा है। तुझे करना ही क्या होता है? तैयार होकर सामने बैठना भर होता है। सारा सामान लेने तो मुझे ही बाजार जाना होता है। तेरे पापा ढंग के कपड़े पहनकर बाहर बैठ जाएं यही गनीमत है। औरों का तो सवाल ही नहीं उठता। मम्मी प्लीज। भाई एकदम गर्जे। बेकार में झूठ ना बोलिए। जब मौका पड़ता है कुलियों की तरह सामान ढोता फिरता हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है ये लोग किसी न किसी बहाने या तो जासूसी करने आते हैं या हमारी परिस्थिति का मजाक बनाने। भाई ठीक ही कह रहे थे। पिछली बार दीदी की फुफेरी सांस को लेकर उनकी ननद आई थी तो देर तक कप प्लेटों को उलट पुलट कर देखती रही। एक बार दीदी के ससुर अपने किसी मित्र के साथ आए थे। दीदी की शकुंतला की विदाई वाली बड़ी सी फोटो ड्राइंग रूम में लगी थी, पर उसे भी वहाँ से हटाने का निर्देश मिल गए थे। एक बार बिना किसी सूचना के आ धमके थे ये लोग। दीदी उस समय छत पर बाल सुखाती हुई पड़ोस की कांति दीदी से बतिया रही थी। उस पर भी आक्षेप उठाया गया। समझ में नहीं आता था कि ये लोग आधुनिक हैं या पुरातनपंथी। हमारी आपाधापी से बेखबर दीदी चुपचाप तैयार होती रही। उन्होंने लाल और काले फूल वाला सलवार सूट पहन लिया। हल्का सा मेकअप करके एक ढीली सी चोटी बना ली थी। वे बहुत सुंदर लग रही थी, उदास और सुंदर। साड़ी वाड़ी पहनो। माँ ने देखा तो डांट दिया। हम अपने घर में बैठे हैं,
जैसे हैं ठीक हैं, दीदी ने मुंह फुलाकर कह दिया। कहीं वो महारानी साथ हुई ना तो होंगी तो आंख बंद कर लेंगी। अब हमारा दिमाग मत खाइए, नहीं तो हम सीधे मैक्सी पहनकर बैठ जाएंगे। हाँ। ठीक 5 बजे कार्तिक की गाड़ी दरवाजे पर थी। सब कुछ एकदम तैयार था, बस मेहमानों के आने भर की देर थी। तभी कार्तिक ने पापा से कहा, नवीन भैया से मिलने बहुत सारे लोग आ गए थे घर पर, तो माताजी ने रेखा को यहीं लाने का आदेश दे दिया। दिन भर की दौड़ धूप व्यर्थ हो गई थी। 150 रुपयों का भुर्ता बन गया था। अपमान, घोर अपमान से सुलग उठी मैं। भाई की ओर देखा तो उनका चेहरा भी तमतमाया हुआ था। मैं जाऊं माँ? दीदी माँ के साथ बाहर के कमरे में गई और दूसरे ही क्षण लौट आई। अब क्या हुआ? मैंने पूछा। होना क्या था? मैंने तो पहले ही कहा था कि साड़ी पहन लो, पर ये तो सब अपनी मर्जी के मालिक है ना। उस समय माँ को बुरी तरह घुड़क देने वाली दीदी अब चुपचाप कपड़े बदलने चली गई थी। जरा उनके पास बैठ तो बाहर, तेरे पापा तो उठकर चले गए हैं। दीदी तैयार हो रही हैं। She takes lot of time. दीदी तो समय से तैयार हो गई थी, देर तो आपकी जिद के कारण हो रही है। पहली बार ही समझदारी बरत लेती तो दूसरी बार कष्ट नहीं उठाना पड़ता। क्यों? ना समझी की कौन सी बात हुई है? सलवार सूट कोई गैर वाजिब ड्रेस तो नहीं है? जानते हैं, पंजाब में दुल्हन फेरे तक इसी पोशाक में लेती हैं। मैं पंजाबी नहीं हूँ। और आपकी ये मॉस्को वाली भाभी, वे तो शायद इतने भी कपड़े नहीं पहनती होंगी। मैं रूसी भी नहीं हूँ। मेरा परिवार खालिस हिंदुस्तानी है और रेखा उसी परिवार की बहू की हैसियत से वहाँ जा रही है। अच्छा हुआ दीदी बाहर आ गई और ये अप्रिय प्रसंग वहीं समाप्त हो गया। दीदी ने माँ की एक कामदार बनारसी साड़ी पहन रखी थी। बालों में ढेर सा तेल डालकर कसकर जूड़ा बांध लिया था। हाथों में ढेर सी चूड़ियां डाल ली थी और गले में मोतियों की सत लड़ी। अब तो ठीक है ना? अभी कहाँ दीदी? मैंने कहा और उठकर साड़ी के चौड़े बॉर्डर से उनका सिर खूब आगे तक ढाक दिया। अब ठीक है, पता तो चले कि खानदान की बहू चली आ रही है। मुझे आग्नेय दृष्टि से घूरते हुए चले गए कार्तिक, पर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। पौरुषेय अधिकार और अहंकार का प्रतीक ये देह पुरुष मेरी दृष्टि में कई सीढ़ियां नीचे उतर आया था। माँ को छोड़कर कोई भी तो इस शादी से खुश नहीं है, यहाँ तक कि दीदी भी नहीं। लेकिन फिर मिमियाती से उनके पीछे क्यों चली गई दीदी? अंदर आके देखा तो भाई ने पूरी सेंट्रल टेबल प्लेटों से भर ली है और सोफे पर पालती मारकर बैठ गए हैं। बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे, जबकि मेरा अपना मूड एकदम ऑफ हो रहा। भाई, ये पीली कोठी वाले आखिर हमें समझते क्या है? वे हमें संसार का सबसे निष्कृष्ट जीव समझते हैं। अगर हम इतने ही निष्कृष्ट हैं तो हमारे यहाँ रिश्तेदारी करने की जरूरत ही क्या थी? देखो शिखा, बात ये है कि छोटे घर की बहू लाने में बड़ी सुविधा रहती है। सुविधा? हाँ, एक तो सुंदर सी बहू मिल जाती है, फिर वो और उसके घर वाले जिंदगी भर दबे दबे रहते हैं। क्यों दबे रहेंगे? कोई उनके घर का खा रहे हैं? सच, दीदी पर इतना गुस्सा आ रहा था आज। एक बार तो अकड़ जाती, उन्हें भी तो पता चलता कि हम में भी कुछ स्पार्क है। गूंगी गाय की तरह चली गई चुपचाप। तू होती तो तू भी चली जाती। मैं? माय फुट। आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है भाई। होती क्यों नहीं है, पर उससे भी बड़ी एक चीज होती है, सुरक्षित वेश। पर अपना सम्मान देकर कोई उसे खरीदता नहीं। अभी छोटी है ना तू, थोड़ी समझ आ जाएगी तो जान जाएगी कि किसी भी कीमत पर ये सौदा महंगा नहीं है। और दीदी कितनी बड़ी कीमत चुका रही है। सिर्फ आत्मसम्मान ही नहीं, उन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। भाई जानते हैं, दीदी ने एक दिन क्या कहा था? कह रही थी कि माँ अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए मेरी बलि दे रही है। शिखा, तूने कभी किसी भले पशु को इतने इत्मीनान से बेदी की ओर जाते देखा है? अपनी 5 बहनों में माँ सबसे सुंदर थी, लेकिन नाना जी इतने बड़े आदमी नहीं थे कि उनकी अपार रूप संपदा के साथ न्याय कर पाते। अपनी समझ से उन्हें खाते पीते घर के इकलौते डिप्लोमाधारी बेटे से ब्याह कर ये संतुष्ट हो गए थे। पिता की इस अक्षमता को माँ कभी क्षमा नहीं कर पाई। पापा शुरू से इस संबंध के विरुद्ध थे, पर माँ ने आदित्य मामा की सलाह से ये रिश्ता पक्का किया था। उन्हीं की बैंक में कार्तिक थे। मामा जी जानते थे कि लड़का होनहार है। यूं तो वे माँ के दूर दराज के भाई थे, पर एक ही शहर में होने से अपनापन ज्यादा था। कुछ दिन पहले आदित्य मामा का एकाएक ट्रांसफर हो गया था और माँ परेशान हो रही थी कि अब कैसे क्या होगा। उस दिन माँ शाम को दफ्तर से जल्दी लौटकर चाय पी रही थी। पापा ने जेब से कुछ निकाला और माँ के सामने रखते हुए बोले, ये कुछ रुपए हैं, शिका की करोगी तब भी कुछ देने की कोशिश करूँगा।
हम सभी स्तब्ध थे। पापा जो इतने बेचारे से थे, वे इतनी रकम एक साथ दे सकते हैं, ये कभी सोचा भी नहीं था। पापा का जो भी योगदान था वो इतना मौन होता था कि कभी सतह पर आया ही नहीं। सारी समस्याओं की सलीब कंधे पर उठाकर वे अकेले ही घूमती रही। पहली बार लगा कि पापा बहैसियत पापा इस घर में है। दीदी पता नहीं कैसी होती जा रही थी। चुपचाप हमारी भाग दौड़, हमारी परेशानियां देखती रहती हैं। रजिस्ट्री पेपर्स पर हस्ताक्षर करते हुए पापा की आंखें छलछला आई थी, पर दीदी के चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं उभरी, जैसे ये सारी उठापटक किसी और के लिए हो रही है। मसूरी से इन दिनों पत्रों का तांता लगा हुआ था, जैसे कार्तिक इतनी दूर से भी अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करना चाहते। दीदी नियमों से पत्रों का उत्तर देती है और फिर फुर्सत में बैठकर दर्द भरे गाने गाया करती हैं। दीदी एक बात पूछूं क्या? अरे कितने मन है, कभी हिसाब तो लगाओ। मन तो एक ही है रे, पर बढ़ गया है। दीदी कभी आराम से बैठकर तोल कर तो देखो, पलड़ा किसका भारी है, कार्तिक का या? कार्तिक इसमें कहीं नहीं है पगली। मैं तो माँ के बारे में सोच सोच कर पागल हुई जा रही हूँ। माँ के लिए सोचने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? यही तो, माँ के लिए कभी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं समझी हम लोगों ने। सदा उन्हें कटघरे में खड़ा करके ही देखा है, परंतु हमारा भविष्य सुधारने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की है, इसकी ओर कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। एक अकेली औरत जिम्मेदारियों का हिमालय ढोती चली आ रही है और उसे हमने कभी मन भर कर प्यार भी नहीं किया। वी हैव टेकन हर फॉर ग्रांटेड। हमारी सारी सहानुभूति पापा के साथ रही है। आर्थिक असुरक्षा का ऐसा बोझ माँ के मन मस्तिष्क पर डाल दिया कि उनकी ममता के सारे स्रोत सूख गए और बच्चों की सारी गुडविल इन्होंने हड़प ली। दीदी किस आर्थिक असुरक्षा की बात कर रही हो तुम? पापा के पंख माँ ने ही काट दिए। अपनी आकांक्षाओं के लिए पापा के कैरियर की बलि दे दी। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए खटते हैं। उनके सारे परिश्रम के मूल में यही भावना छिपी रहती है कि उनके बच्चे खुश रहें। माँ की सारी तपस्या के पीछे भी यही उद्देश्य रहा होगा। इसलिए पूछती हूँ दीदी, क्या तुम खुश हो? मेरा सुख, मेरी खुशी तो अब सपना हो गए हैं रे। पर मैं हर कीमत पर माँ को खुश देखना चाहती। ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहती जिससे उन्हें ठेस पहुँचे। गलत काम की तुम्हारी परिभाषा क्या है? एक सीधे साधे इंसान को तुमने चक्कर घिन्नी बना छोड़ दिया है। क्या बहुत अच्छा काम किया है तुमने ये। तुम उसे मुक्ति क्यों नहीं देती? क्या उसका करियर चौपट करके ही तुम लोगी? और एक भी साहब बहादुर है, बड़े विद्वान बनते हैं। तुम्हारी बातों में, तुम्हारी हंसी में, तुम्हारे पत्रों में छिपा हुआ झूठ वे एक बार भी पकड़ नहीं पाए। आश्चर्य होता है, और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो तुम पर होता है, जो दो नावों में पैर रखकर आराम से बैठी हो। तुम माँ के लिए अपना सुख होम करने की बात करती हो, पर अपने सुख के लिए तुम किस किस का विश्वास होम कर रही हो? बस शिखा, स्टॉप इट। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। यस दीदी, देयर शुड बी अ लिमिट। उस विस्फोट के बाद दीदी मुझसे एकदम कतराने लगी थी। शादी हुई, विदा के समय मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोई दीदी। मन का सारा कलेश उन आंसुओं में बह गया, लेकिन मन और भी सूना हो गया, मन भी और घर भी। शिखा, ओ शिखा। भाई पैताने पर मुझे आवाज दे रहे थे। रो क्यों रही थी पगली? कहा नहीं तो। किताब लेने कमरे में आया था तो देखा तेरी तो हिचकी बंद रही है। दीदी की बहुत याद आ रही है। उनके बिना घर कितना मनहूस लगता है। हो जाएगी कुछ दिनों बाद इस मनहूसियत की भी आदत तो, क्योंकि घर की सारी रौनक तो उसके साथ विदा ही हो गई है। साले सब के सब पास हो गए, ये भी नहीं कि एक आध सप्लीमेंट्री ही ले आता। अपना काम तो चलता रहता। भाई आप किताब लेने आए थे ना, उस अलमारी में से ले लेंगे प्लीज। भाई के मुंह से ट्यूशन का जिक्र जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। सच तो ये था कि अब तक हम में से किसी को ये भी पता ना था कि भाई ट्यूशन भी करते हैं। सब लोग सोचते थे कि वे या तो क्रिकेट खेलने यहाँ वहाँ चले जाते हैं या दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठे रहते हैं। राज तो तब खुला जब शादी पर भाई ने दीदी को आनंद शंकर के एक LP का उपहार दिया। तब माँ पापा को ये एहसास हुआ कि फीस को छोड़कर महीनों से भाई ने कुछ मांगा नहीं है। हेलो पद्मनाभ, हाउ डू यू डू? मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। पद्मनाभ और यहाँ इस कमरे में? मुड़ कर देखा, दोनों हाथ कमर पर रखे भाई अलमारी के सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पद्मनाभ की स्टील फ्रेम जड़ी फोटो जवाब में मुस्कुरा रही है। दीदी छोड़ गई हैं। जाते समय इनसे लिपट कर खूब रोई होंगी। आपको इस तरह किसी की भावनाओं का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। नाराज हो गई क्या? सॉरी। भाई हम लोग नाहक ही बड़े हो गए। बच्चे ही बने रहते तो कितना मजा आता। तब ये जाति की, समाज की,
भाषा की दीवारें पग पग पर हमारा रास्ता नहीं रोकती। इन 4 दीवारों में तब तो दम न घुटता। वे मेरे पास पलंग पर बैठते हुए बोले, तो क्या पद्मनाभ के लिए ये सब कह रही है? यही समझ लीजिए। क्या तो सोचती है कि पद्मनाभ तमिल भाषी न होता तो रेखा उससे विवाह कर लेती? क्यों नहीं करती क्या? इसी तरह थर्ड डिविजनर एमए होता, इसी तरह एक पार्सल क्लर्क का बेटा होता तो कभी नहीं करती। और आज भी अगर पद्मनाभ में कुछ भी संभावनाएं होती तो जाति और भाषा की ये दीवारें अपने आप ढह जाती। न माँ को ऐतराज होता न रेखा को। भाई कभी कभी आप बहुत बहुत कड़वा सच बोल जाता हूँ, यही ना? माँ ने कार्तिक का रिश्ता जिस ढंग से हथिया लिया है, रेखा जिस स्थित प्रज्ञ भाव से घर की तबाही देखती रही है, उससे और क्या निष्कर्ष निकलता है? वैसे दीदी पूरे 6 महीने तक बड़े असमंजस में झूलती रही हैं। यह अनिश्चय ही तो उसकी कहानी कह जाता है। उसकी आस्था में जरा भी बल होता तो इतने सोच विचार की जरूरत ही क्या थी? प्रेम कभी मध्यम मार्ग नहीं अपनाता। इट इज आइदर यस और नो। ये बड़े आदमियों की बीवियां ऐसा एकांत प्रेम प्रसंग पाल लेती। कभी वक्त बेवक्त उदास होने के लिए एक कारण मिल जाता है। अत्यधिक सुख से जब मन बेस्वाद हो जाता है तो थोड़े से आंसू बहाने से राहत मिल जाती है। बड़ा कारगर नुस्खा है ये। और शिखा, ये लोग एक एक सहेली भी रख छोड़ते हैं। ये उनके लिए कस्टोडियन का काम करती हैं। सारे प्रेम पत्र, उपहार, फोटो उसे सौंप दिए जाते हैं। उनका अपना घर बेदाग रहना चाहिए। जब कभी थोड़ी बहुत याद आने लगे तो सहेली के यहाँ चले आए, मन बहला लिया। और सहेली जिंदगी भर यही बेकार किया करे। पूरी बात तो सुना करो। हमेशा ये स्थिति थोड़ी ही रहती है। 2-4 साल बाद जिंदगी का रंग मन पर चढ़ने लगता है। पिछली बातें बेवकूफी सी लगती हैं। तब यह महिला अपनी सहेली से कहती है, आज से मैं अपना प्रियतम तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे भाग्य में इसका सुख नहीं लिखा था। ईश्वर ने शायद तुम्हारे लिए ही तो इसे बनाया है। तब सहेली क्या जवाब देती है? जवाब क्या देगी? साफ कह देती है कि प्रेम अपनी जगह है, करुणा अपनी जगह। मुझे इस आदमी से सहानुभूति है। इसका ये तो अर्थ नहीं है कि। मैंने भी यही कहा था। भाई चलते चलते एकदम रुक गए। क्या कहा? मैंने भी यही जवाब दिया था। माय गॉड, यानी कि रेखा जी इतनी अधीर हो उठी थी कि हनीमून से लौटने तक का भी सब्र न हो सका। खैर, तुमने जवाब अच्छा दिया। बेचारी रेखा कितना निराश हुई होगी तुम्हारा दो टूक जवाब पाकर। मुझसे कुछ नहीं कहा। पद्मनाभ को पत्र लिखा है। क्या लिखा है? यही कि शिखा बहुत प्यारी लड़की है। ईश्वर ने उसके साथ एक अन्याय कर दिया है, पर उसकी भरपाई भी खूब की है। तुम दोनों मिलकर एक अलौकिक संगीत की सृष्टि कर सको। और वो गधा ये सब तुम्हें सुनाने चला आया? उसका कोई दोष नहीं है भाई। दीदी ने हजार हजार कस्में जो दे रखी थी, और अभी तो सब कुछ इतना ताज़ा है कि ये बात टाल नहीं सकता। चुपचाप पत्र पढ़कर चला गया। और तुम्हारा जवाब? वो मैंने डाक से भेज दिया। लिख दिया है कि माँ बाप ने बहुत सोच समझकर दीप शिखा नाम दिया है मुझे। मैं चुपचाप जीवन भर जलती रहूंगी, पर किसी की दया की भीख मुझे मंजूर नहीं है। इरादा तो दीदी को ही लिखने का था, पर उनका रस भंग क्यों किया जाए। भाई क्या सचमुच इतनी दयनीय हूँ मैं? धत पगली, वो ऐतिहासिक पत्र देखेंगे? रहने दे। उसमें देखना क्या है? यही सब तो लिखा होगा कि मैं अपने प्यार को यथार्थ कर क्रूर थपेड़ों से बचना चाहती हूँ। मेरे मन के तहखाने में इसे सुरक्षित रहने दो। प्रेम को शाश्वत रखने का इन लोगों का ये तरीका अच्छा है, पर जरा कठोर है ना? और भाई कमरे से बाहर चले गए। मैंने दराज खोलकर दीदी का वो पत्र निकाला। बड़ी सुपर फाइन अंग्रेजी में लिखा था। कल्पना की आंखों से रोज देखती थी कि संयुक्ता और रघुनाथ पाणिग्रही की तरह हमारी जोड़ी भी रोज कीर्ति के नए शिखर चूम रही है। पर मैं जानती हूँ सभी सपने सच नहीं होते। सत्य कल्पना से कोसों दूर होता है। जीवन पथ पर सब फूल ही नहीं बिछे मिलते। तब क्या मोह भंग के उन क्षणों में मैं तुम्हें प्यार कर पाऊंगी? मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है, लेकिन जिससे इतना प्रेम किया है उससे घृणा करने लगूंगी, ये कल्पना भी दहशत पैदा करती है। भाई बिना पढ़े कैसे जान गए सब? और जैसे दिमाग में एकाएक कुछ कौंध गया। भाई के चेहरे पर पुती वेदना, उनकी आंखों का सूनापन, उनके स्वर का भीगापन, सभी जैसे एक साथ अपना इतिहास कह उठे। कैसी मूर्ख थी मैं। रात दिन एक भट्टी सी सुलग रही है उनके मन में, पर किसी को आज तक नहीं आती। मन हुआ उनके पास दौड़कर पहुंच जाऊं। वे अपने कमरे में नहीं थे। तभी बगल के केबिन से टाइपराइटर की खटखट सुनाई दी। भाई एक बात कहनी थी। क्या? मैं सिर्फ ये कहने आई थी भाई कि दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें और भी लोग हैं, और सभी दीदी जैसे या पुनीता मिश्रा जैसे नहीं है। भाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। डूबती सी आवाज में इतना ही कह पाए थे, थैंक्स शिखा, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग।